सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं वर्णों के बारे में कि वर्ण क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्णों का प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2, वर्ण विचार। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं, जैसे ईश्वर का स्मरण करो। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं हमारे मुख से अनेक ध्वनियां, अनेक आवाजें निकलती हैं। जैसे हमने अभी एक वाक्य पढ़ा, ईश्वर का स्मरण करो, साधु के मुख से निकली ध्वनियां हैं। तो ये चित्र में एक साधु बोल रहा है, तो कौन कौन सी ध्वनियां आई हैं उसके मुख से? ईश्वर, ई जमा श जमा व जमा अ जमा र जमा आ, का, क जमा आ, स्मरण, स जमा म जमा अ जमा र जमा अ जमा ण जमा अ, फिर आया है करो, का जमा अ जमा र जमा ओ। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां हैं, इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियां ही वर्ण है। तो हमने अभी देखा इन जो शब्द लिखे हुए थे उनको अलग अलग टुकड़ों में बांटकर लिखा गया है। तो ये सबसे छोटी इकाई है भाषा के, और इसको अगर हम और तोड़ना चाहे, इनके और टुकड़े करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। तो ये जो छोटी से छोटी जो ध्वनियां हैं यही वर्ण हैं। मुख से निकली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ये हो गई हमारी वर्ण की परिभाषा, सबसे छोटी ध्वनि होती है। अब आती है वर्णमाला। जानेंगे वर्णमाला क्या होती है। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम में एक साथ लिखने पर वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। हम क्या करते हैं, जब सभी वर्णों को एक निश्चित एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित कर दे, क्रम में लगा दे, समूह में व्यवस्थित कर दे ठीक प्रकार से, तो वो वर्णमाला बन जाती है। हमारी हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है उसमें कुल 52 वर्ण हैं, 52। ठीक है, अब आते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ये 2 प्रकार हैं वर्णों के। सबसे पहले स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। इन्हें बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जो हमारे स्वर वर्ण हैं, तो बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हमारे मुख से जो श्वास निकलती है, जो वायु निकलती है, वो बिना रुके, बिना अवरोध के बाहर आती है। इनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से पढ़ते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 हमारे स्वर हो गए। अब आते हैं स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के हैं। पहले हैं ह्रस्व, दूसरे हैं दीर्घ स्वर और तीसरे हैं प्लुत स्वर। इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, अ, ई, उ और री। मतलब बहुत कम समय लगता है इनको बोलने में। 4 होते हैं संख्या में, आ, ई, उ, री। फिर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ ही बड़ा होता है, हर्ष का अर्थ छोटा होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों लगभग दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मतलब इनको बोलने में हर्ष स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है। इनकी ये संख्या में 7 है। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब आते हैं नेक्स्ट है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। तो जो बच्चे प्लुत स्वर होते हैं ना, इनमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, यानी कि लगभग ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। और जैसे ओम उदाहरण है, लेकिन इनका प्रयोग बहुत कम होता है हिंदी भाषा में। ये ज्यादातर संस्कृत भाषा में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब आते हैं स्वरों की मात्राएं। स्वर यदि व्यंजन से पहले जुड़ते हैं तो वो अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, किंतु स्वर जब व्यंजन के बाद जुड़ते हैं तो वो अपने मूल रूप में ना जुड़कर कुछ निश्चित चिन्हों के रूप में जुड़ते हैं। तो बच्चों जो स्वर होते हैं ना, ठीक है, इनका उच्चारण तो स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर आते हैं तो वो अपने मूल रूप में नहीं आते। अगर व्यंजनों से पहले आएंगे तो मूल रूप में रहेंगे, जैसे होते हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। लेकिन जब वो व्यंजनों के बाद आते हैं तो वो व्यंजनों के साथ जुड़कर आते हैं, तब वो अपने मूल रूप में नहीं आ सकते, वे मात्राओं के रूप में आते हैं। इन चिन्हों को स्वरों की मात्राएं कहते हैं। मतलब जिस चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं ना,
स्वर के स्थान पर वही मात्राएं। अस्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जैसे तो केवल हमारा अस्वर ऐसा है जिसकी मात्रा नहीं होती, बाकी सबकी मात्रा होती है। अस्वर जितने भी व्यंजन है सभी के साथ जुड़ा रहता है जब हम उनको लिखते हैं, वरना हम उनका उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। और अगर हम व्यंजनों को स्वर के बिना लिखते हैं तो एक छोटा सा हलत हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मात्राएं दी गई हैं, उनको पढ़ लेते हैं तालिका के माध्यम से। स्वर, मात्रा, मात्रा के साथ व्यंजन, स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग और स्वरों का मूल रूप में प्रयोग, ये सारा दिखाया गया। तो सबसे पहले अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। क जमा अ क, सभी व्यंजनों को ऐसे ही लिखा जाता है। कमल इससे बनने वाला शब्द है। और अनार, स्वर का मतलब अ से, इसका मतलब मूल रूप में अगर हम शब्द में लिखेंगे तो ऐसे होगा। अब आते आ, इसकी इस प्रकार की मात्रा होती है। क जमा आ का, कागज और आम इससे बनने वाला शब्द है। अगर कागज बनाए और यहाँ पर आम मूल रूप में बनाया इसका, ठीक है। ई, इस प्रकार की मात्रा होती है। क जमा ई की, किताब और इमली। ई, इस प्रकार की मात्रा होगी। क जमा ई की, कीमत और ईंक। अगर मतलब अपने ही रूप में लिखा जाए तो ई कैसे लिखा जाएगा। ऊ, ऐसे क जमा ऊ कु, जब किसी व्यंजन के साथ मिल रहा है तो और इससे बनने वाला शब्द है कुमकुम और 59 इसका मूल रूप है। ऊ, इस प्रकार की मात्रा होगी। क जमा ऊ कु, कूप इससे बनने वाला शब्द और अपने रूप में है तो ऊन। री, इस प्रकार से मात्रा होती है री की बच्चों। क जमा री क्री, शीर्षक इससे बनने वाला शब्द है और मूल रूप में ऋषि, ठीक है। ए, इस प्रकार की मात्रा होगी एक की। क जमा ए के, केवट इससे बनने वाला शब्द है और मूल रूप में अगर इसका शब्द बनाए तो एड़ी। आई, इस प्रकार की मात्रा होती है आई की, देखिए। और क जमा आई कई, कैद इससे बनने वाला शब्द है और ऐनक इसके मूल रूप का शब्द है। ओ, इस प्रकार की मात्रा होती होगी। क जमा ओ को, इससे बनने वाला शब्द है कोयल और मूल रूप में ओखली। औ की मात्रा इस प्रकार से होगी, इससे बनने कैसे लगाएंगे मात्रा को। क जमा औ कौ, इससे बनने वाला शब्द कौशल और इसकी मात्रा होती है और मूल रूप में होगा इस प्रकार से औरत, ठीक है। अब आते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलते समय वायु मुख में अलग अलग स्थानों पर रुककर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। तो बच्चों, व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता के बिना नहीं कर सकते और इसमें क्या होता है, हमारे मुख से निकलने वाली वायु अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर आती है, अलग अलग स्थानों पर रुककर निकलती है। कुल 33 व्यंजन है, देख लेते हैं कौन कौन से, उच्चारण कर लेते हैं। क, ख, ग, घ और अंगा। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। आगे और पढ़ेंगे। य, र, ल, व, श, श, स और ह। ये हमारे कुल 33 व्यंजन हैं। अब आते हैं व्यंजनों के भेद पर। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और तीसरे हैं उष्म व्यंजन। जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 हैं जो 5 वर्गों में बटे हुए हैं। तो बच्चों, स्पर्श व्यंजन के नाम से ही स्पष्ट है, मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई छूती हुई बाहर आती है। संख्या में 25 है और 5 वर्गों में इनको बांटा गया है। जानते हैं कौन कौन से। क वर्ग, सबसे पहले क वर्ग, यानी कि जिस वर्ण से वो वर्ग शुरू होता है उसी के आधार पर उसका नाम है। क से शुरू हो रहा है, क वर्ग है। क, ख, ग, घ और अंगा। च वर्ग, जो कि च से शुरू होता है। च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग, टा से शुरू होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, ता से शुरू होता है। त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। ये हो गए हमारे 25 स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आते हैं अंतःस्थ व्यंजन।
जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल, व। मतलब इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा हल्की सी ऊपर की ओर उठती है, लेकिन पूरे ऊपर वाले स्थान को टच नहीं करती, छूती नहीं है। संख्या 4 है, य, र, ल, व। आप बोलकर देखेंगे। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं, श, श, स और हाँ। मतलब इन व्यंजनों का जब भी हम उच्चारण करेंगे मुख से निकलने वाली वायु रगड़ खाती हुई बाहर आती है, जिससे ऊष्मा एक गर्मी सी पैदा हो जाती है। संख्या में 4 है, कौन कौन से, श, श, स, ह। ऊष्मा पैदा करने के कारण इन व्यंजनों का नाम ऊष्म व्यंजन है। अब बात है, इन व्यंजनों के अतिरिक्त भी अनेक व्यंजन है, किंतु ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं बल्कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ये इस प्रकार हैं। तो हमने जो व्यंजन पढ़े बच्चों, उनके अलावा भी कुछ व्यंजन होते हैं, लेकिन ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। दो व्यंजनों को मिलाकर इनकी रचना की जाती है और ये है संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मिलने से जो नए व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है, दो भिन्न व्यंजनों को जोड़कर इनको बनाया गया है। संख्या में 4 होते हैं। तो क जमा श बराबर श, क्षत्रिय इससे बनने वाला शब्द। ता जमा रा त्र, त्रिकोण इससे बनने वाला शब्द है। जा जमाइया ज्ञा, ज्ञा बन गया ज्ञानी वाला। ज्ञान इससे बनने वाला शब्द। श जमा र श्र, श्रमिक। तो ये 4 कौन कौन से हो गए, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा आते हैं द्वित्व व्यंजन। जब एक जैसे दो व्यंजन, इनमें पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, दो एक जैसे व्यंजनों को आपस में जोड़ा जाता है। तो और क्या करते हैं हम, इसमें जो स्वर के बिना है उसको आधा लिख देते हैं और जो स्वर के साथ है उसको पूरा लिखा जाता है। या फिर अगर हम आधा नहीं लिख पाते तो आप पहले वाले में एक छोटी सी रेखा खींच देते हैं नीचे, जिसको हलंत कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे क जमा क, चक्की इससे बनने वाला शब्द। चा जमा च, बच्चा इससे बनने वाला शब्द। मा जमा मुम, सम्मान इससे बनने वाला शब्द। ना जमा न, निन, प्रसन्न इससे बनने वाला शब्द। तो किस प्रकार से हमने देखा कि दो व्यंजन को मिला रहे हैं तो पहला वाला आधा हो गया और दूसरा वाला पूरा, यानी कि वो स्वर रहित है और वो स्वर के साथ है। ठीक है। अब आता है अयोग वह। अयोग वह क्या होता है जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वरों 33 व्यंजनों के अतिरिक्त 3 अन्य वर्ण भी प्रयोग होते हैं जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये इस प्रकार है, मतलब 33 हमारे व्यंजन है, 11 स्वर है, उसके अलावा 3 और वर्ण आते हैं जिनको हम अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर की श्रेणी में होते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में होते हैं। इनका नाम अयोगवाह होता है। तो पहला होता है अनुस्वार अंग, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाला अ, और विसर्ग यानी कि विसर्ग क्या, आ के पीछे 2 बिंदु। तो सबसे पहले अनुस्वार जो कि एक बिंदु के रूप में रहता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। नाक के माध्यम से, नाक से वायु निकलती है, अंग भुजंग आदि। ठीक है। अनुनासिक जो कि एक चंद्र बिंदु के रूप में रहता है, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे आंगन, दांत आदि। अब आता है विसर्ग, 2 बिंदुओं के रूप में रहता है, इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे नमः, प्रातः आदि। अतिरिक्त व्यंजन, 2 अतिरिक्त व्यंजन भी आते हैं हिंदी भाषा में। ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाने पर न और न वर्ण बनते हैं, जिन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। बच्चों ये अतिरिक्त व्यंजन इसलिए है क्योंकि इनकी रचना ड और ढ से हुई है, उनके नीचे बिंदु लगा दिया गया है। ठीक है। इन दोनों वर्णों को व्यंजनों में शामिल कर लिया गया। अब ये व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं। अब हमारा अगला है वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। मतलब कोई शब्द है और उसमें जितने भी वर्ण आए उनको जब हम अलग अलग कर विच्छेद मतलब तोड़ना, अलग अलग तोड़कर लिख देते हैं तो वही विच्छेद होता है, वर्ण विच्छेद। जैसे यहाँ पर एक शब्द है सुमन, सा जमा उ जमा म जमा अ जमा न जमा आ, क्या बना, सुमन। भारतीय, भ जमा आ जमा र जमा अ जमा त जमा ई जमा य जमा आ, भारतीय। अब है कृष्ण, का जमा री जमा श जमा ण जमा आ, क्या बन गया, कृष्ण। प्रणाम, प जमा र जमा अ जमा ण जमा आ जमा म जमा आ, क्या हो गया, प्रणाम।
अब बच्चों हमने जो भी सीखा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब स्वर स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी सहारे के बोले जाते हैं। अब आता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, और व्यंजन का उच्चारण हम स्वरों के बिना नहीं कर सकते। अगला, जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जितने भी वर्ण हैं उनको हम अलग अलग कर दें तो वो वर्ण विच्छेद है। हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है बच्चों। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर। तो जिनमें कम लगता है वो होते हैं हर्ष। दीर्घ स्वर संख्या में कितने हैं? 3, 4, 7। तो इनकी संख्या 7 है। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। जब एक जैसे आपस में मिले तो वो होते हैं द्वित्व, जो अलग अलग मिले तो वो है संयुक्त। शंकर शब्द में प्रयोग किया गया है अनुनासिक का, अनुस्वार का, विसर्ग। शंकर में क्या आया है? अनुनासिक, अनुस्वार या विसर्ग। इसमें आया है अनुस्वार, केवल एक बिंदु के रूप में आया है ना। अब है निम्न शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनको उचित स्थान पर लिखना है कि ये संयुक्त व्यंजन से बने हैं या फिर द्वित्व व्यंजन है। तो क्षमा संयुक्त व्यंजन है, में से बना शब्द है। पट्टी, पट्टी द्वित्व व्यंजन में आ जाएगा। चित्र संयुक्त, प्रसन्न द्वित्व, विज्ञान संयुक्त, श्रम संयुक्त, मक्का द्वित्व, चप्पल ये भी द्वित्व है, मतलब द्वित्व से बना हुआ शब्द है। फिर है मित्र, संयुक्त व्यंजन में आएगा क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन से बना है। मम्मी द्वित्व व्यंजन से बना है। और त्रिभुज किससे है? संयुक्त व्यंजन से बना हुआ शब्द है। और छप्पर ये द्वित्व व्यंजन से बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट है निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो वर्ण विच्छेद करके लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? र जमा अ जमा ज जमा अ जमा क जमा अ, ठीक है, जमा, फिर जमा म, यहाँ लिख रही हूँ जमा अ जमा ल जमा अ। अब है अगला कौशल, क जमा औ जमा श जमा अ जमा ल और जमा अ। इसके बाद है कृषक। कृषक कैसे होगा? क जमा ये लगेगा, है ना, री जमा श जमा क। फिर है पुस्तक, प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। पुस्तक हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद और भी शब्द दिए गए उनको आपको स्वयं लिखना है। ध्यान से करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। जैसे मैंने वर्ण विच्छेद किया वैसे ही आपको भी करना है। आशा करती हूँ ये बहुत अच्छे से आपको अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। जो रह गया है उसको आप स्वयं कर लेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना वर्णों के विषय में कि वर्णों को किस प्रकार से लिखा जाता है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि वर्ण क्या होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।